लाख टके की बात में बात डेंगू और रहस्यमयी बुखार की, जिसका कहर का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कुछ और इलाकों में, बिहार में और अब मध्य प्रदेश से भी लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे हैं, लोगों में डर कहीं ज्यादा बढ़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। एक बेड पर दो मरीजों का इलाज हो रहा है। बुखार और डेंगू के मरीजों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल पा रही। दोनों बच्चों को बुखार है, फीवर हो रहा है और खांसी वगैरह भी बहुत हो रही है परेशानी को। पता नहीं इसको क्या क्या हो रहा है, कभी इसको बुखार हो जाता है, कभी उतर जाता है, कभी पैरों में दर्द बताता है। यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश में वायरल फीवर और डेंगू का कहर नजर आ रहा है। कानपुर में डेंगू और वायरल के बुखारों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब आलम यह है कि शहरी इलाकों में जो ग्रामीण एरिया से मरीज हैं वो अब अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वो बुरी तरीके से वायरल और जो डेंगू है उनके मरीजों से पटे पड़े हैं। डॉक्टर्स का कहना है चूंकि जो दूर के मरीज हैं, ग्रामीण इलाकों के मरीज हैं, अब उनकी हालत बिगड़ रही है तो वो लोग शहर की ओर रुख कर रहे हैं और इसी कारण अस्पतालों में लोड बढ़ रहा है। यूपी के फिरोजाबाद में शुरू हुआ बुखार अब कई जिलों में पैर पसार चुका है। कासगंज, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कानपुर और गाजियाबाद समेत यूपी के 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां हर दिन सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं और रोजाना की तरह दिन निकलते ही लंबी कतार यहां पर मरीजों की देखने को मिल रही है। दरअसल वायरल का प्रकोप लगातार जारी है। जिले में डेंगू के मरीजों की बात करें तो 59 मरीज डेंगू के गाजियाबाद में अब तक सामने आ चुके हैं और मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं कतार कितनी लंबी है और इस कतार में 100 में से 70 मरीज वायरल फीवर के हैं, ऐसा खुद डॉक्टर्स का कहना है। औसतन रोजाना 400 मरीज वायरल फीवर के गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। यूपी में बुखार और डेंगू से 100 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं, तो बिहार में भी वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया जानलेवा साबित हो रहा है। बिहार में भी वायरल फीवर का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पटना में दूसरे जिले से लगातार पेशेंट्स पहुंच रहे हैं। आप देखिए किस अवस्था में पेशेंट्स पहुंच रहे हैं। तबीयत बहुत खराब है। कहाँ से लेकर आए? हम आए बनावरा से गोपालगंज से। कितने दिन से तबीयत खराब है इसको हो गया आज 5 रोज हुआ। देखिए छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से इस वक्त परेशानी बढ़ी हुई है। बिहार में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बाहर से बच्चे लाए जा रहे हैं। पटना के पीएमसीएच की तस्वीर है, यानी बिहार में इस वक्त वायरल फीवर का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। बच्चों को फेफड़े का संक्रमण हो रहा है। बिहार के दरभंगा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे हैं। बिहार में पिछले एक हफ्ते में अचानक मरीज बहुत ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने उन जिलों में जांच टीम भेजी है जहां बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। और विगत कुछ दिनों में जो वायरल फीवर की खबरें मिली हैं और उसको लेके सारे विभागों अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है, चाहे वो हमारा पीएचसी हो या कोई मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो। और जो चिकित्सकों से मेरी बातचीत हुई है उसके अनुसार चिकित्सकों का यही कहना है कि ये इस मौसम में वायरल फीवर बच्चों को होता है। यूपी, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश में भी फीवर का फंदा कसने लगा है। भोपाल में ये हालत है कि ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में 80% से ज्यादा बेड फुल हो चुके हैं। सीजनल जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो हमीदिया अस्पताल और जेपी अस्पताल में लगातार जो बेड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं ये सीधे तौर पर अटैक करें। खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में इसका ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो व्यवस्था हैं वो की गई हैं। हमीदिया अस्पताल में 80% जो बेड हैं वो भर चुके हैं। 1250 की हम बात करें जेपी अस्पताल की तो 80% से ज़्यादा जो बेड हैं वो भर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं समस्या ये भी आ सकती है कि अगर ये बीमारियाँ एकदम से बढ़ती हैं तो इसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को उठानी पड़ सकती है। चिंता की बात यह है कि बुखार की चपेट में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये सीजनल बुखार है, लेकिन जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उस पर जल्द काबू करना बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।
तकरीबन 12 किलोमीटर पैदल चलकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। विरोधियों ने सवाल खड़ा किया कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का। सवाल यह भी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर ऐसा है भी तो क्या कांग्रेस का ये फॉर्मूला सत्ता तक कांग्रेस को ले जा पा रहा है या हर बार की तरह फेल हो रहा है। माता रानी के दर पर राहुल गांधी। मां वैष्णो देवी में राहुल गांधी की आस्था। 12 किलोमीटर पैदल चलकर किए मां के दर्शन। कटरा से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए राहुल गांधी जहां जहां से गुजरे वहां यात्रा मार्ग में माता वैष्णो के जयकारे लगाए गए। माता वैष्णो देवी की बात करें तो काफी श्रद्धा उनकी यहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार में है और इसीलिए वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर राहुल गांधी इस समय पैदल जो है वो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के रास्ते में जो यात्री मिले उनसे राहुल गांधी बात करते भी नजर आए। पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी का ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला चेहरा काफी नजर आ रहा है। इससे पहले राहुल गांधी ने 9-10 अगस्त को कश्मीर का दौरा किया था और माता खीर भवानी मंदिर और हजरत बल दरगाह गए थे। 2014 के बाद से ही राहुल गांधी मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी के विधानसभा चुनाव या फिर एमपी का इलेक्शन, राहुल गांधी की मंदिर यात्रा जारी है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ राहुल गांधी या कहिए कांग्रेस पार्टी का ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला विजन है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। नरेंद्र मोदी, अमित शाह रैलियों की शुरुआत कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश की कमान धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ, ताकि सत्ता पर एक बार फिर बीजेपी काबिज हो सके। यूपी विजय का बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार। 2022 में एक बार फिर यूपी में भगवा लहराने की रणनीति फाइनल। 2022 में एक बार फिर यूपी में योगी सरकार बनाने का शंखनाद। बीजेपी के इस यूपी मिशन के नायक होंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। मिशन यूपी के तहत पीएम मोदी हर महीने यूपी में 2 सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यूपी को 6 क्षेत्रों में बांटा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के ऐलान से पहले इन 6 क्षेत्रों में कम से कम एक सभा पीएम मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इन क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। यूपी में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी होंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी 30 से ज्यादा रैलियां करेंगे तो अमित शाह 50 से ज्यादा सभाएं करेंगे। अमित शाह यूपी में 2 दर्जन से ज्यादा रोड शो भी करने वाले। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब पूरा देश इस समय अगर चुनाव की बात आती है तो केवल एक ही चेहरा पूरे देश भर में दिखाई देता है, वो नरेंद्र मोदी जी। इसलिए चुनाव में तो धुआंधार उनका प्रेजेंस लोगों को दिखाई देगा ही, लेकिन हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राजनाथ जी जैसे नेता, ये इनकी भी धुआंधार रैलियां होंगी और हजारों की संख्या में रैलियां होंगी। मिशन यूपी के लिए बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतारेगी। एक सीट पर बीजेपी का प्लान तैयार है। इसी के तहत बीजेपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। धर्मेंद्र प्रधान को टीम मोदी का भरोसेमंद माना जाता है। उनकी काबिलियत बिहार विधानसभा चुनाव और बंगाल के नंदीग्राम के चुनाव में साबित भी हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी ने प्रभारी बनाया था। वहां बीजेपी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। नंदीग्राम में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बने और इस सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी चुनाव हार गई। हम सब चुनाव जीतेंगे और हमारे प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीतेंगे आगे, और सब नीचे संगठन अच्छा चलेगा, चुस्त दुरुस्त रहेगा और उसका परिणाम भी मिलेगा। ऐसे में यूपी में बीजेपी एक बार फिर योगी के सिर ताज सजाने के लिए एक्शन मोड में है और दशहरे के बाद बीजेपी का मिशन यूपी और तेज होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। बंगाल में दुर्गा पूजा समिति को दी जाने वाली सरकारी मदद पर फिर विवाद शुरू हो गया। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल की पूजा समितियों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है, इसे उपचुनाव से जोड़ रही है।
बंगाली समाज की आस्था का प्रतीक है मां दुर्गा की आराधना। ममता बनर्जी की सरकार ने सूबे की दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जिन पूजा कमेटियों को प्रायोजक नहीं मिलेंगे, उन्हें ममता सरकार अनुदान देगी। पश्चिम बंगाल में करीब 36,000 दुर्गा पूजा समितियां हैं। वहीं कोलकाता में करीब 2500 पूजा समितियां महानगर में पूजा आयोजन करती हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 के दुर्गा पूजा को भी राजनीति छू गया है। राज्य सरकार का फैसला 34,000 क्लब पश्चिम बंगाल में उनको 50,000 रुपए का आर्थिक सहायता देने को लेकर विरोधियों की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया गया कि क्या ये ममता बनर्जी लोगों तक पहुंचना और आगे जाकर वोटर्स को प्रभावित करने का काम नहीं कर रही है। पश्चिम बंगाल की करीब 36,000 दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के ऐलान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। पिछले साल भी ममता सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 185 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। हालांकि बंगाल बीजेपी ने इसे उपचुनाव से जोड़ दिया है और चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। और वो तो साफ साफ शब्दों में बोली हैं कि मैं 36,000 बंगाल के दुर्गा पूजा कमेटियों को आवेदन करती हूँ और कलकत्ता में 2500। आज इससे सीधा सीधा आचरण संहिता का उल्लंघन हुआ। इसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में आए कि आप इसके ऊपर जो जो प्रावधान है उसके हिसाब से आप एक्शन लें। लेकिन सियासत की मंजी हुई खिलाड़ी ममता बनर्जी बीजेपी के ऐतराज के बावजूद अपने फैसले पर अडिग हैं। हालांकि पूजा कमेटियां ममता सरकार के फैसले पर बेहद खुश हैं। जिस दिन से उन्होंने सरकार गठन किया उसका पहले भी उन्होंने पूजा का साथ एसोसिएट था, तो इसीलिए 50,000 करके जो पूजा को अनाउंस किया है मेरे ख्याल में सही किया है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा पूजा है जो 50,000 में उन लोगों को पूजा अच्छा तरीके से कर सकता है। राजनीति कौन करना चाहता है ये मेरे को नहीं मालूम। तो पूजा अगर जो राजनीति करना चाहता है, अगर कभी भी वो लोग भी आएगा, वो लोग भी ऐसे ही करेंगे मेरे ख्याल में। बंगाल में दुर्गा पूजा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का जरिया है। बंगाल में दुर्गा पूजा लोक पर्व और उत्सव है। सियासी जानकार भी ममता सरकार के फैसले से ना इत्तेफाकी रखते हुए इसका समर्थन करने से नहीं चूक रहे हैं। तो मैं नीतिगत रूप से इसके खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, लेकिन पूजा के हिसाब, पूजा का जो सेलिब्रेशन है उसका जो एक चरित्र है, इसको बचा के रखने के लिए अगर कुछ तरह का सपोर्ट मिले तो ये ज़रूरी है। 30 सितंबर को कोलकाता के भवानीपुर उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ममता सरकार के फैसले का विरोध कर रही है। वहीं सरकार के मुताबिक ये कोई नई घोषणा नहीं है, लिहाजा विरोध गलत है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं मौसम की मार की। जी हां, जिसका असर लगातार दिख रहा है। एक तरफ गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शहर में समंदर जैसा नजारा है तो ओवरफ्लो बांध की धारा देखकर डर लग रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के भावनगर की हैं। सितंबर में सौराष्ट्र इलाके में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ तो मूसलाधार बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया। वहीं राजकोट जिले में गोंडल नदी की विकराल धारा तबाही मचा रही है। इस तस्वीर को देखिए, ये कार पानी में समा गई है। वो तो गनीमत रही क्योंकि वक्त रहते ड्राइवर कार से बाहर निकल आया, लेकिन ये कार पानी में तैरती हुई दिखी। पिछले 24 घंटे में भावनगर, राजकोट, गोंडल में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र में भी बारिश का बवंडर परेशानी खड़ी कर रहा है। ये तस्वीरें औरंगाबाद जिले की हैं। इतनी ज्यादा बारिश हुई, ऐसे में चांद हथेली पर लेकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ों पर भी आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड के चमोली में नदी नाले उफान पर होने से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो रही है।
इन तस्वीरों को देखिए, एक कार नाले के तेज बहाव में फंस गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार नाले में नहीं बही, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कर्नाटक के हुबली, जहां एक मुस्लिम महिला के हाथों बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति की भारी डिमांड है। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट देखिए। गणपति की मूर्ति को फिनिशिंग टच देती सुमन हावेरी। इनकी बनाई इको फ्रेंडली मूर्तियों की हुबली में भारी डिमांड है। सुमन मुस्लिम है, लेकिन गणपति की मूर्तियां तराशने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ा 2 महीने से उन्होंने हमारा थोड़ा ये कर रहे हैं। हमारे घर वाले को भी काम नहीं है। गणपति बनाने का सभी उन्होंने सिखाया। अभी आ रहा बनाने को, पेपर गणपति बना रहे। सुमन पिछले 2 साल से मूर्तियां तराश रही हैं। वेस्ट पेपर यानी रद्दी कागज से बनाई गई इन मूर्तियों की गणेश चतुर्थी पर भारी डिमांड होती है। कारखाने के मालिक के मुताबिक पेपर और चाक मिट्टी से बनी ये मूर्तियां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। पेपर जो आता है ना, न्यूज़पेपर, उससे बड़ा छोटा सब गणपति बना रहे हैं हम लोग। गुजरात का एक मिट्टी आता है, पोरबंदर मिट्टी, और चॉक पाउडर आता है। वो दोनों मिक्स करके, गम डाल के मिक्स करके वो पेस्ट तैयार कर लेते हैं। वो पेस्ट रेडी होने के बाद मोल्ड में डाल के गणपति मूर्ति निकालते हैं। पहला कहते हैं कि कलाकारों का कोई मजहब नहीं होता, और सुमन हावेरी इस कहावत को सच साबित कर रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल की इन्हीं पंक्तियों को सुमन ने अपने जीवन का मंत्र बना लिया है, और सुमन की बनाई गई इको फ्रेंडली मूर्तियां अब लोगों की पहली पसंद बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और अब बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की जो अफगानिस्तान से सामने आ रही है। तालिबान का खूंखार चेहरा एक बार फिर सामने आया है। पंजशीर की राजधानी बदारक में तालिबान का उत्पात देखने को मिला है। यहां अफगानिस्तान के हीरो अहमद शाह मसूद के मकबरे में तोड़फोड़ की गई है। अहमद शाह मसूद की 20वीं बरसी पर तोड़फोड़ की गई है। 9 सितंबर 2001 को अहमद शाह मसूद की धोखे से हत्या कर दी गई थी, और अब तालिबान की साजिश एक बार फिर यहां इन तस्वीरों के जरिए सामने आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जिसका सीधा जुड़ाव आपसे। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये खबर जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि अब सरकार की तरफ से इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जो तारीख है उसको बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा दी है 31 दिसंबर तक। अब आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। तो यहाँ रिटर्न फाइल करने की जो तारीख है वो सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर की जगह 31 दिसंबर। चलिए लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे कट टू कट में आपको दिखाएंगे तूफानी खतरे का डबल अलर्ट। फिनाज त्यागी।